जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्यालयपुर में, जिसमें हम आपको CTET के लिए जो दिसंबर में पेपर है हमारा 14 तारीख को, उसके लिए हम CDP मतलब बाल विकास की मैराथन क्लास आज फिर आपके सामने लेकर आए हैं। और ये जो क्लास रहेगी आज ऑनलाइन नहीं हो पाएगी, क्योंकि के कुछ घर पे फंक्शन होने के कारण हम इस क्लास को रिकॉर्ड ले रहे हैं। और लेकिन फिर नेक्स्ट जो हमारी कल की क्लास रहेगी वो आपकी ऑनलाइन ही रहेगी। तो ये थोड़ा सा आप थोड़ा सा इसको मैनेज कर लीजिएगा। आज की ही क्लास बस ऑफलाइन रहेगी इस तरीके से, बाकी जो है कल से फिर से ऑनलाइन ही रहेगी। तो आज आप 1 बजे हमसे जैसे ऑनलाइन जुड़ते थे वैसे ही आप फिर जुड़ जाइए हमसे। और हमारे जो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए हैं और उनको आप लगाइएगा। तो आपका थोड़ा सा गैप ना हो, इसलिए हम आपके मतलब ऑनलाइन नहीं ले पाए, तो हमने फिर उसको रिकॉर्ड करके आपके लिए लिया है, ताकि आपका जो कल का पेपर है बहुत अच्छा जाए। जिनका भी कल पेपर है वो बहुत अच्छे से पेपर दें, तो इसलिए हम आपका कोई लॉस ना हो उसके लिए हमने आपको थोड़ा सा घर में फंक्शन होने के बाद भी थोड़ा सा टाइम निकाल के और आपके लिए क्लास बनाई है। तो आप इस क्लास को ज़रूर देखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हमारी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने से पहले क्लास को सभी एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और क्लास को लाइक भी कीजिएगा। और अभी हमारे चैनल पे अगर कोई आज न्यू विज़िट कर रहे हैं और कोई भी मैम सर या फिर स्टूडेंट अभी तक उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे चैनल के नोटिफिकेशन वगैरह के लिए अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल कोई भी PDF वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इनकी हम लिंक जो है वो हमारी इस क्लास की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप ज़रूर उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। चलिए अब हमारी क्लास स्टार्ट कर देते हैं बिना कोई देर किए। और हमारा जो पहला क्वेश्चन हम लगवा रहे हैं वो है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आंकलन का उपकरण नहीं है? बताइए, इसमें से कौन सा रचनात्मक आंकलन का उपकरण नहीं है? असाइनमेंट या फिर मौखिक प्रश्न या फिर टर्म टेस्ट या फिर क्विज और गेम। बताइए, इसमें से कौन सा रचनात्मक आंकलन का उपकरण नहीं है? असाइनमेंट, मौखिक प्रश्न, टर्म टेस्ट या फिर क्विज और गेम। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हमारा फर्स्ट का आंसर क्या होगा? और आप इनके जो आंसर्स हैं आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और लास्ट में हमको ये भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं, है ना, टोटल में से। ठीक है, चलिए तो इसका जो राइट आंसर हम लगाएंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो C। तो मतलब इनमें से है ना C जो है टर्म टेस्ट जो है वो क्या नहीं है, एक रचनात्मक आंकलन उपकरण नहीं है। जबकि असाइनमेंट क्या है, एक रचनात्मक आंकलन उपकरण है, मौखिक प्रश्न है और क्विज और गेम है, लेकिन टर्म टेस्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है सेकंड, कि इस स्तर पर इकाइयाँ और उप इकाइयाँ पूरी तरह से इकट्ठी की जाती हैं। बताइए इनमें से किस स्तर पर जो इकाइयाँ और उप इकाइयाँ हैं वो पूरी तरह से इकट्ठी की जाती हैं? तो प्रस्तुतिकरण स्तर से या फिर सम्मिलन या अध्ययन या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस स्तर पर इकाइयाँ जो हैं, उप इकाइयाँ पूरी तरह से इकट्ठी की जाती हैं। तो प्रस्तुतिकरण, सम्मिलन या फिर अध्ययन या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका राइट आंसर आप जल्दी जल्दी हमारे साथ लगाते हुए चलिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सेकंड का हम आपको हर बार 10 सेकंड दे दिया करेंगे और उन 10 सेकंड में आप इसका आंसर जल्दी से लगाइएगा। ठीक है, चलिए
कि इस स्तर पर इकाइयाँ जो हैं और उप इकाइयाँ पूरी तरह से इकट्ठी हो जाती हैं। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या आंसर हो जाएगा इसका राइट, तो बी आंसर हो जाएगा, सम्मिलन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि भाषा और शब्दावली के विकास के लिए निम्न में से कौन सा अंग आवश्यक नहीं है। देखिए कोई भी भाषा है या फिर शब्दावली है, उसका विकास करना है तो इनमें से किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, दांत की, जीभ की, होंठ की, फिर या फिर आँख की। आपके पास 10 सेकेंड है, जल्दी से इसका राइट आंसर लगाइए। देखिए आपको अगर किसी भाषा को सीखना है, किसी शब्द को सीखना है तो इनमें से कौन सा अंग नहीं होगा तो भी चलेगा, दांत, जीभ, होंठ, आँख। बताइए क्या चीज़ नहीं होगी, चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अब हमने इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं। तो देखिए कोई भी भाषा सीखनी है या शब्दावली सीखनी है तो उसके लिए दांत होना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, हमारे दांत जो अंदर से हवा आती है उसको रोकने का काम करते हैं, जिससे साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। जीभ का होना बहुत ज़रूरी होता है, होंठ का होना भी, क्योंकि कुछ जो शब्द हैं वो होंठ से ही निकलते हैं वर्ण। ठीक है, लेकिन आँख का होना ज़रूरी नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आँख। आँख का होना ज़रूरी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिएगा कि निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम है। बताइए इनमें से कौन सा एक वंशानुक्रम का नियम है। तो परिणाम का नियम, या फिर अभ्यास का नियम, या फिर तत्परता का नियम, या फिर बीज कोश की निरंतरता का नियम। बताइए इनमें से कौन सा एक नियम है जो कि वंशानुक्रम का नियम है। परिणाम का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, या फिर बीज कोश की निरंतरता का नियम। चलिए इस आपके पास 20 सेकेंड्स हैं, जल्दी से इसका राइट आंसर आप पुट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लगा सकते हैं और सभी बताइएगा कि आपके आंसर कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बताइए। चलिएगा तो आपके 20 सेकेंड कंप्लीट होते हैं और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे 4th नंबर का, उसका राइट आंसर डी हो जाएगा कि निम्न में से कौन वंशानुक्रम का नियम है। तो बीज कोश की निरंतरता का नियम, जो बीज कोश की निरंतरता का नियम है वो क्या है, वंशानुक्रम का नियम कहा जाता है, लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म सेल। ठीक है, चल नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। आपका थोड़ा स्पीड में रहेगी क्लास ताकि आपका कम समय में क्वेश्चन कंप्लीट हो सके। देखिए बालकों को समाजीकृत करने के लिए शिक्षकों द्वारा प्रयुक्त तकनीक निम्न में से कौन सी उपयुक्त हो नहीं है। बताइए कि बालकों को समाजीकृत करने के लिए शिक्षकों द्वारा प्रयुक्त तकनीक निम्न में से कौन सी उपयुक्त नहीं है। अति संरक्षण, या फिर लोकतांत्रिक अनुशासन, या फिर प्रत्यक्ष शिक्षण, या फिर पहचान। बताइए क्या है कि बालकों को समाजीकृत करने के लिए शिक्षकों द्वारा प्रयुक्त तकनीक निम्न में से कौन सी उपयुक्त नहीं है। चलिए आपके लिए हम टाइमर लगा देते हैं और इसका राइट आंसर आप जल्दी से हमको करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बालकों को समाजीकृत करने के लिए शिक्षकों द्वारा प्रयुक्त तकनीक निम्न में से कौन सी है, उपयुक्त नहीं है। बताइए। चलिएगा 20 सेकेंड आपके कंप्लीट हो जाते हैं और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मतलब कि अति संरक्षण, ओवर प्रोटेक्शन जो होता है वो शिक्षकों द्वारा प्रयुक्त तकनीक नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोखिम कारक जो प्रसव के बाद होने वाले बच्चों में उच्च घटना विकलांगता से जुड़ा है। बताइए इनमें से कौन सा एक जोखिम कारक है जो कि प्रसव के बाद मतलब कि बच्चे की डिलीवरी के बाद बच्चों में उच्च घटना विकलांगता से जुड़ा है। सेरिब्रम ट्रामा या फिर मैटरनल इन्फेक्शन या फिर क्रोमोसोमल ऑब्जर्व मैरिटिलिटी और रेडिएशन के लिए एक्सपोजर। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके पास 20 सेकेंड्स हैं, जल्दी आंसर बताइएगा। बताइए कि कौन सा एक जोखिम कारक है जो प्रसव के बाद होने वाला जो बच्चा होता है उसमें उच्च घटनाओं में विकलांगता से जुड़ा हुआ है। सेरिब्रम ट्रामा में मैटरनल इन्फेक्शन, क्रोमोसोमल ऑब्जर्मेबिलिटी या रेडिएशन के लिए एक्सपोजर। चलिए आपका टाइम समाप्त होता है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए, है ना। क्या हो जाएगा, ए, मतलब सेरिब्रम ट्रामा। क्या आंसर हो जाएगा इसका, ए, सेरिब्रम ट्रामा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि मानसिक मंदता किसके द्वारा सूचित की जाती है। देखिए मानसिक मंदता किसके द्वारा सूचित की जाती है, 70 या उससे कम IQ वाले के लिए, या फिर है ना मतलब किसे हम मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चा बोलेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन ये है, जिसका 70 या फिर उससे कम IQ हो, 18 वर्ष की आयु से पहले होने वाली आयु, उपयुक्त अनुकूली व्यवहार में कमी, है ना। इन दोनों में से बताइए, पहला सही है या फिर दो सही है या एक और दो दोनों सही है या दोनों सही नहीं है। बताइए मानसिक मंदता किसके द्वारा सूचित की जाती है, 70 से कम IQ वाले के साथ या फिर 18 वर्ष की आयु से पहले होने वाली आयु उपयुक्त अनुकूली व्यवहार में कमी। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है 7th का राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, सी, मतलब कि दोनों ही आंसर क्या हैं, सही हैं। मतलब कि के जो मानसिक मंदता होता है वो क्या होती है, 70 या फिर उससे कम IQ का स्कोर और 18 वर्ष की आयु से पहले होने वाले आयु उपयुक्त अनुकूली व्यवहार में कमी। तो ये दोनों ही आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सामान्य बहाव प्रेरक नहीं है। बताइए कौन एक सामान्य बहाव प्रेरक नहीं है। तो धन, ग्रेड या फिर संवेदनात्मक आनंद या फिर दूसरों की राय का डर। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सामान्य बहाव प्रेरक नहीं है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य बहाव प्रेरक नहीं है। धन नहीं है, ग्रेड नहीं है, संवेदनात्मक आनंद नहीं है या फिर दूसरों की राय का डर नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी। क्या राइट आंसर हो जाएगा, सी, मतलब संवेदनात्मक आनंद जो है वो एक सामान्य बहाव प्रेरक नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की पहली पाठशाला है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की पहली पाठशाला है। तो परिवार, समाज या फिर पर्यावरण या फिर स्कूल। बताइएगा इसमें बच्चे की पहली पाठशाला कौन सी है, कि इसमें मतलब बच्चे को सबसे पहले स्कूल क्या बोला जाएगा, परिवार को, समाज को, पर्यावरण को या फिर स्कूल को। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए चलिए आपका ये टाइम
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए। तो परिवार क्या होता है, परिवार बच्चे की पहली पाठशाला होता है। क्या होता है, परिवार बच्चे की पहली पाठशाला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से किस पेशेवर की सेवाओं की आवश्यकता नहीं होती है। बताइए, समावेशी शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से किस पेशेवर की सेवाओं की आवश्यकता नहीं होती। क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक की, या फिर एनेस्थेटिस्ट की, या फिर भौतिक चिकित्सक की, या फिर ऑडियोलॉजिस्ट की। बताइए इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। समावेशी शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से किस की आवश्यकता नहीं होती है। क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक की, या फिर एनेस्थेटिस्ट की, या फिर भौतिक चिकित्सक की, या फिर ऑडियोलॉजिस्ट की। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, आपके पास 20 सेकेंड कंप्लीट हो चुके हैं और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मतलब एनेस्थेटिस्ट की, एनेस्थेटिस्ट की। ठीक है, चल नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किशोर अवस्था के दौरान साथियों के बीच सामाजिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अधिक महत्वपूर्ण है। बताइए, किशोर अवस्था के दौरान साथियों के बीच सामाजिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अधिक महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा संबंधी गतिविधियां, या फिर पारिवारिक पृष्ठभूमि, या फिर गैर शैक्षणिक गतिविधियां, या फिर शिक्षक। बताइए इसमें से क्या ज़रूरी है। तो आपके पास टाइमर लग चुका है और आंसर आप दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि किशोर अवस्था के दौरान साथियों के बीच सामाजिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा संबंधी गतिविधियां, पारिवारिक पृष्ठभूमि, या फिर गैर शैक्षणिक गतिविधियां, या फिर शिक्षक। बताइए। चलिए, आपके पास 20 सेकेंड कंप्लीट हो जाते हैं और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी। राइट आंसर क्या है, सी हो जाएगा, गैर शैक्षणिक गतिविधियाँ। क्या, गैर शैक्षणिक गतिविधियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रविंद्रनाथ ठाकुर के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। रविंद्रनाथ ठाकुर के अनुसार शिक्षा दी जानी किसी भी मातृभाषा में, या सभी भाषाओं में, या कम से कम 2 से अधिक भाषाओं में, या फिर औपचारिक अंग्रेजी में। बताइए इसमें से किस भाषा में वो रविंद्रनाथ ठाकुर जी जो है वो शिक्षा देने की बात करते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइएगा, आपके पास 20 सेकेंड्स हैं और इसी 20 सेकेंड्स में आंसर भी दीजिएगा। क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मतलब रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने शिक्षा दी जानी चाहिए किसी भी मातृभाषा में, ये कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि भाषाई बुद्धि के लिए एक और शब्द क्या है। बताइए, भाषाई बुद्धि को और क्या बोलते हैं। शारीरिक, या पारस्परिक, या फिर स्थानिक, या फिर प्राकृतिक। बताइए किस तरीके का भाषाई बुद्धि के लिए एक और शब्द क्या है। शारीरिक, पारंपरिक, स्थानिक, या फिर प्राकृतिक। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, आपके पास 10 सेकेंड हैं और इसका राइट आंसर हमको जल्दी से दीजिए। चलिएगा, आपका टाइम
कंप्लीट होता है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो शारीरिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शारीरिक, मतलब भाषाई बुद्धि के लिए एक और शब्द क्या उपयोग करते हैं? शारीरिक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य रूप से विभिन्न पर्यावरणीय कारकों के साथ व्यक्ति की अंतः क्रियाओं से सीखा जाता है। बताइए, मुख्य रूप से विभिन्न पर्यावरणीय कारकों के साथ व्यक्ति की अंतः क्रियाओं से सीखा जाता है। शरीर क्रियात्मक अभिप्रेरक, या फिर मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक, या फिर मानसिक अभिप्रेरक, या फिर मनोसामाजिक अभिप्रेरक। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। इसका राइट आंसर क्या होगा? मुख्य रूप से विभिन्न पर्यावरणीय कारकों के साथ व्यक्ति की अंतः क्रियाओं से सीखा जाता है। तो शरीर क्रियात्मक अभिप्रेरक, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक, मानसिक अभिप्रेरक, या फिर मनोसामाजिक अभिप्रेरक। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? डी, मतलब मनोसामाजिक अभिप्रेरक। क्या हो जाएगा? मनोसामाजिक अभिप्रेरक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अवधि में संश्लेषण और मूल्यांकन जैसी संज्ञानात्मक क्षमताएं शुरू होती हैं? बताइए, निम्नलिखित में से किस अवधि में संश्लेषण और मूल्यांकन जैसी संज्ञानात्मक क्षमताएं शुरू होती हैं? तो संवेदी गतिक, या पूर्व संक्रियात्मक, या फिर मूर्त संक्रियात्मक, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बताइएगा। चलिए आपका टाइमर लग चुका है और इसका राइट आंसर बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस अवधि में संश्लेषण और मूल्यांकन जैसी संज्ञानात्मक क्षमताएं शुरू होती हैं? तो संवेदी गतिक, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवधि में, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवधि में, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवधि में। बताइए। चलिए आपका टाइम भी कंप्लीट होता है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? डी, मतलब औपचारिक संक्रियात्मक अवधि में संश्लेषण और मूल्यांकन जैसी संज्ञानात्मक क्षमताएं शुरू होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषताएं क्या है? बताइए, मानसिक रूप से जो स्वस्थ अध्यापक होता है उसकी क्या विशेषता होगी? वे संवेदनात्मक रूप से संतुलित होगा, या उसे अपने विषय का गहन ज्ञान होगा, या वे अत्यधिक संवेदनशील होगा, वे सख्त अनुशासन पसंद करता होगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर एक टीचर जो है वो मानसिक रूप से स्वस्थ है तो उसके इनमें से क्या लक्षण होंगे? बताइए कि वो एक संवेदनात्मक रूप से संतुलित होगा, या उसे अपने विषय का गहन ज्ञान होगा, या फिर वे अत्यधिक संवेदनशील होगा, या फिर वे सख्त अनुशासन पसंद करता होगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका टाइम भी समाप्त होता है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, मतलब वह क्या होगा? संवेदनात्मक रूप से संतुलित होगा। क्या होगा? संवेदनात्मक रूप से संतुलित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस विधि को शिक्षण की निष्क्रिय विधि कहा जाता है? बताइए, किस विधि को शिक्षण की निष्क्रिय विधि कहा जाता है? तो परिचर्चा विधि को, भूमिका का प्रयोग, या फिर व्याख्यान विधि, या फिर संवाद विधि। बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि किस विधि को शिक्षण की निष्क्रिय विधि कहा जाएगा? परिचर्चा विधि को, या फिर भूमिका का प्रयोग, या फिर व्याख्यान विधि, या संवाद विधि। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चलिए
आपके 20 सेकेंड कंप्लीट होते हैं और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मतलब व्याख्यान विधि जो होती है वो क्या होती है, वो मतलब व्याख्यान विधि को शिक्षण की निष्क्रिय विधि कहा जाता है। ठीक है, चल नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रतिवर्त, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, वृत्तीय प्रतिक्रियाएं और आरंभिक प्रतिनिधित्व विचार पियाजे के सिद्धांत के किस चरण के उपचरण हैं। मतलब प्रतिवर्त, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, वृत्तीय प्रतिक्रियाएं और आरंभिक प्रतिनिधित्व विचार पियाजे के किस सिद्धांत के किस चरण के उपचरण हैं। ज्ञानेंद्रिय संवेदी प्रेरक चरण, या पूर्व संक्रियात्मक चरण, या फिर मूर्त संक्रियात्मक चरण, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक चरण। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रतिवर्त, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, वृत्तीय प्रतिक्रियाएं और आरंभिक प्रतिनिधित्व विचार पियाजे के सिद्धांत के किस चरण के उपचरण हैं। ज्ञानेंद्रिय संवेदी प्रेरक चरण, या पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, या औपचारिक संक्रियात्मक। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए, ज्ञानेंद्रिय संवेदी प्रेरक चरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की वह पहली अवस्था क्या कहलाती है जिसमें व्यक्ति ये जानता है कि कार्य में क्या आवश्यक है और कार्य के कुछ विशिष्ट घटक क्या हैं। मतलब अधिगम की वह पहली अवस्था क्या कहलाएगी जिसमें व्यक्ति ये जानता है कि कार्य में क्या आवश्यक है और कार्य के कुछ विशिष्ट घटक क्या हैं। तो संज्ञानात्मक अवस्था कहलाएगी, या फिर जो है एसोसिएशन अवस्था मतलब सहचर्य अवस्था कहलाएगी, या फिर स्वचालन अवस्था, या फिर यथार्थवादी अवस्था। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अधिगम की वह पहली अवस्था क्या कहलाती है जिसमें व्यक्ति यह जानता है कि कार्य में क्या आवश्यक है और और कार्य के कुछ विशिष्ट घटक क्या हैं। चलिए तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। क्या है इसका राइट आंसर, ए है जो संज्ञानात्मक अवस्था है ना। अधिगम की वह पहली अवस्था क्या कहलाती है जिसमें व्यक्ति ये जानता है कि कार्य क्या आवश्यक है और कार्य के कुछ विशिष्ट घटक क्या हैं। तो संज्ञानात्मक अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समुदाय शब्द निम्न भाषा के दो शब्दों से बना है। एक या तो लैटिन भाषा, या फिर ग्रीक भाषा, या जर्मन भाषा, या फिर फ्रेंच भाषा। बताइएगा किस भाषा से। मतलब कि समुदाय जो शब्द है वो निम्न भाषा के दो शब्दों से ही बना है। लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा, जर्मन भाषा, या फ्रेंच भाषा। चलिएगा तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए। मतलब कि जो लैटिन भाषा होती है वो क्या होता है, समुदाय शब्द निम्न भाषा के दो शब्दों से बना है। कौन सा, लैटिन शब्द से बना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कोई एक अभिप्रेरणा का कार्य नहीं है। बताइए निम्न में से कोई एक अभिप्रेरणा का कार्य नहीं है। ये व्यवहार को निर्देशित करता है, ये व्यवहार को बनाए रखता है, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ये तर्क शक्ति को बढ़ाता है। बताइएगा इसमें से क्या एक जो है वो अभिप्रेरणा, इनमें से एक क्या है। चलिए बताइए इनमें से एक क्या है जो अभिप्रेरणा का कार्य नहीं है। ये व्यवहार को निर्देशित करता है, ये व्यवहार को बनाए रखता है, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ये तर्क शक्ति को बढ़ावा देता है।
चलिएगा, आपका टाइम समाप्त होता है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है डी। क्या है राइट आंसर? डी, तर्क शक्ति को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई विकास के लिए बचपन का प्रारंभिक काल अवधि होती है। मतलब जो भाषाई विकास के लिए जो बचपन की प्रारंभिक काल अवधि क्या होती है? अधिक महत्वपूर्ण नहीं होती, या महत्वहीन होती है, या संवेदनशील होती है, या फिर तटस्थ होती है? बताइए इनमें से कौन सी अवधि जो रहती है वो बचपन में प्रारंभिक काल की अवधि होती है? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, संवेदनशील। क्या? संवेदनशील। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि मानव शिशुओं में रेंगना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? बताइए, मानव शिशुओं में रेंगना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? जाति वृत्तीय कार का, व्यक्ति वृत्तीय कार का, अनुभव का, या फिर अधिगम का? बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो मानव शिशुओं में रेंगना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? मानव में से जो रेंगना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण? जाति वृत्ति कार का, व्यक्ति वृत्ति कार का, अनुभव का, या अधिगम का? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, मतलब जाति वृत्तीय कार का उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? तो नेक्स्ट है हमारे पास कि किशोर न्याय बोर्ड का गठन किशोर न्याय मतलब बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 की निम्नलिखित में से किस धारा के अनुसार किया जाता है? मतलब किशोर न्याय बोर्ड का गठन किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा के अनुसार किया जाता है? धारा 18, धारा 32, धारा 10, या फिर धारा 4? बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइएगा। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 का वो डी हो जाएगा। धारा 4 मतलब धारा 4 के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड का गठन किशोर अधिनियम 2015 के अनुसार धारा 4 में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कानून में ने सबसे पहले भारत की में बाल न्यायालयों की स्थापना की है? बताइए इनमें से किस अधिनियम ने, किस कानून ने सबसे पहले बाल न्यायालयों की स्थापना की है? बाल अधिनियम 1960, या किशोर न्यायालय अधिनियम 1984, किशोर न्याय अधिनियम 2001, या किशोर न्याय अधिनियम 2014? बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस कानून में ने सबसे पहले भारत में बाल न्यायालयों की स्थापना की? बाल अधिनियम 1960, किशोर न्यायालय अधिनियम 1984, किशोर न्याय अधिनियम 2001 और किशोर न्याय अधिनियम 2014। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, मतलब बाल अधिनियम 1960। क्या हो जाएगा? बाल अधिनियम 1960। तो इस तरीके से हमारे पूरे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपको कैसे लगे हमारे ये क्वेश्चंस ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इसका भी कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। क्लास को जाते समय लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। कल फिर मिलते हैं और कल ऑनलाइन ही मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।